प्रिय छात्रों, कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के अध्ययन क्रम में इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोग कौटिल्य की न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कर रहे थे। वास्तव में कौटिल्य ने व्यक्ति के विवादों को दो भागों में विभक्त किया है। ऐसे विवाद जो व्यक्ति और व्यक्ति के परस्पर आचरण से उत्पन्न होते हैं, उनको कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा प्रदान की है। और ऐसे विवाद जो व्यक्ति और राज्य के कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होते हैं, उनको कौटिल्य ने कंटक शोधन के नाम से संबोधित किया है। जैसा कि इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौटिल्य ने राज्य में विभिन्न प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, जिससे लगता है कि राज्य में न्याय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण था और अनेक प्रकार के न्यायालय राज्य में होते थे। इन न्यायालयों में विशेष रूप से जिनका नाम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, उसके अंतर्गत संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, ग्रामी एवं 10 ग्रामी जैसे न्यायालयों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। जहाँ तक न्यायालयों की कार्यप्रणाली का प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थी, प्रत्यर्थी एवं साक्षी को अपना पक्ष न्यायालय में स्वतंत्रता पूर्वक रखने की पूर्ण स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। अर्थात पक्ष, विपक्ष और साक्षी तीनों को बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार न्यायालय में रखने का प्रावधान होना चाहिए और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे, यह राज्य या राजा का कर्तव्य होता है। कौटिल्य ने यह माना कि इन अधिकारों का हरण करने वाले न्यायाधीश अथवा न्यायालय के कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य यह मानता है कि अपकारी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। कौटिल्य का यह मत है कि जो व्यक्ति साक्ष्य द्वारा सच्चा प्रमाणित हो जाए, उसी व्यक्ति को सही मानना चाहिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में साक्ष्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया है: लिखित प्रमाण, साक्षी तथा प्रमाण और भोग प्रमाण। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि स्त्री और पुरुष कितनी अवस्था में
साक्षी बनने के योग्य हो जाते हैं, अर्थात साक्ष्य के लिए उनको वयस्क मान लिया जाता है, मेजर मान लिया जाता है। कौटिल्य ने 12 वर्ष की स्त्री तथा 16 वर्ष की आयु के पुरुष को प्राप्त व्यवहार अर्थात मेजर माना है। कौटिल्य ने दुष्ट राज्य कर्मचारियों एवं दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है और इसे कंटक शोधन का नाम दिया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड व्यवस्था का अत्यंत बृहद रूप से उल्लेख किया है। दंड के अभाव में राज्य में न्याय व्यवस्था, शांति की स्थापना तथा सुरक्षा कुछ भी संभव नहीं है। अतः कौटिल्य ने दंड का निश्चय करने में कई बातों पर विशेष बल दिया, जैसे अपराधी के द्वारा किए गए अपराध की मात्रा, अपराधी की सामर्थ्य कितना कैपेबल है, अपराधी का वर्ण एवं अपराधी में सुधार की स्थिति। कौटिल्य का यह मत था कि इन सब का आकलन करने के उपरांत अपराधी को उसके अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने मुख्य रूप से अपने अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। अर्थदंड, आर्थिक दंड, कायदंड, शारीरिक दंड और बंधनगार दंड, अर्थात अपराधी को जेल में रखा जाना, निरुद्ध करना। कौटिल्य ने कतिपय अपराधों के लिए अर्थदंड का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार यह अर्थदंड पण के आठवें भाग से लेकर हजारों सहस्रों पण के रूप में हो सकता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक नीति के मूल सिद्धांतों पर अपना विचार व्यक्त किया है। कौटिल्य किसी भी राज्य की समृद्धि सुरक्षा के लिए अर्थ को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।
कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीति मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। नंबर 1, कौटिल्य मानता है कि राज्य के अंतर्गत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं की इंडस्ट्रीज। तो कौटिल्य का यह विचार था कि इन उद्योगों पर राज्य का प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए। जो दूसरा मुख्य सिद्धांत था वह कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उन उद्योगों को पृथक करने के उपरांत जो उद्योग क्षेत्र रह जाते हैं उस पर राज्य के नागरिकों के द्वारा निजी संपत्ति लगाने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात वे उद्योग व्यक्तियों के निजी क्षेत्र में हो सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कई भागों में विभक्त हैं। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र है, उपक्रम है, और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र है। तो कौटिल्य ने भी इसका समर्थन किया कि 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, जहां पब्लिक सेक्टर है जिसमें राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है जहां की व्यक्तियों को अपनी पूंजी लगाने का और उस पर स्वामित्व रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कौटिल्य ने इसको महत्व की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से एक दूसरे से पृथक किया है। आर्थिक नीति का तीसरा सिद्धांत कौटिल्य के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण को रोकना है। आज भी हम देखते हैं कि राज्य में मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी, इस पर अंकुश लगाने का कार्य राज्य का होता है। तो ये स्थितियां आज ही नहीं हैं, बल्कि वैदिक काल से ही समाज और व्यवस्था में शोषणकारी प्रवृत्तियों के रूप में विद्यमान थी। कौटिल्य का यह मत था कि राज्य में उत्पादन, उसके वितरण एवं उसके उपभोग पर राज्य के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। बहुत कुछ लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है
उसके अंतर्गत भी इस चीज को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य राजकोष और उसकी उपयोगिता पर अत्यधिक बल देता है। राज्य के संचालन हेतु कौटिल्य ने कोष की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता को सर्वोपरि माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह उल्लेख मिलता है, अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य। इसका तात्पर्य है कि अर्थ प्रधान है। यहां पर कौटिल्य उच्च दृष्टियों से धर्म की अपेक्षा अर्थ को अधिक महत्व देता है। ऐसे स्पष्ट भी होता है कि कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजनीतिक विचारों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था, जो धर्म को राजनीति से अलग करता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजकोष के संचय के सिद्धांतों का बहुत बृहद रूप में उल्लेख किया है, और ये प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। परिपुष्टि सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने यह माना कि उद्योग धंधों पर उनके संपन्न एवं समृद्ध हो जाने पर ही उनकी सामर्थ्य अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार राज्य के द्वारा कर लगाया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी उद्योग के शैशव काल में उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। आज भी इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य प्रारंभिक अवस्था में विशेष प्रकार की छूट देते हैं। तो कौटिल्य भी ये मानता है कि प्रारंभ में ही उद्योग धंधों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। जब उन उद्योग धंधों से लाभ होने लगे तो उस लाभ के ऊपर कर लगाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से कौटिल्य ने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से उपवन में माली कच्चे फलों को छोड़ देता है, उनकी सुरक्षा करता है, और पके हुए फलों को चुनता है, उसी प्रकार से राजा का भी यह कर्तव्य होता है कि उद्योग धंधों पर उनकी सामर्थ्य और लाभ के अनुसार कर लगाना चाहिए।
जो दूसरा सिद्धांत है उसे दौर्लभ्य एवं उपयोगिता सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दुर्लभ होती हैं, लेकिन उनकी जो उपयोगिता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो वस्तुएं हैं, कौटिल्य यह मानता था कि प्रत्येक राज्य में या राज्य के द्वारा इन वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और कौटिल्य यह मानता है कि ऐसी दुर्लभ और उपयोगी जो सामग्री है उसको राज्य के द्वारा कर मुक्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने विशेष क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत यह माना है कि मनुष्य के विशेष संस्कारों, व्रतों एवं यज्ञ, दान, उपायन आदि कार्यों को संपन्न करने के लिए उसके उपयोग में जो सामग्री लाई जाती है उनको राज्य के द्वारा कर से मुक्त रखना चाहिए। चौथा, कौटिल्य ने व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण के विचार के अंतर्गत यह माना कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण रोकने के लिए जो उद्योग और व्यवसाय हैं इस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इसी प्रकार कौटिल्य ने वेतन सिद्धांत के अंतर्गत यह माना कि जो राजा है वो प्रजा का एक वेतन भोगी सेवक होता है और राजा जो प्रजा का योगक्षेम करता है, रक्षा करता है, उसके बदले में जो वेतन है वह करों के रूप में राजा को प्राप्त होता है। तो प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा को कर अदा करे, किंतु कौटिल्य ने यह माना कि वही राजा प्रजा से कर ग्रहण करने का अधिकारी होता है जो प्रजा से प्राप्त होने वाले धन को उसके कल्याण के लिए निवेशित करता है, लगाता है।
और जो राजा प्रमाद करता है, प्रजा से प्राप्त धन का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास के लिए करता है, वह प्रजा से कर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। इसी प्रकार कौटिल्य ने कोष वृद्धि के अनेक मार्गों का उल्लेख किया है और इन मार्गों को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलता है। इसमें पहला है आय शरीर। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने उन मार्गों को रखा है जैसे दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वाणिक पथ आदि। ये राज्य के आय शरीर के अंतर्गत आते हैं। इनसे जो आय होती है वो आय शरीर के अंतर्गत आती है। और दूसरा जो उसने उल्लेख किया है उसका नाम है आय मुख। आय मुख के अंतर्गत आय के माने आमदनी के, कर प्राप्ति के उन मार्गों को रखा गया है जैसे मूल, भाग, ब्याजी, फरिधि और अत्यय। के नाम से राजकोष की आय को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से कौटिल्य ने अपनी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत कोष का व्यय किन किन स्थानों पर करना चाहिए इसका अत्यंत बृहद रूप से उल्लेख किया है। और कौटिल्य ने इस आय के क्षय के माने जो आमदनी है वो कैसे खत्म हो सकती है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे कमजोर हो सकती है, इस दृष्टि से क्षय के 8 मार्गों का उल्लेख किया है। इन 8 मार्गों में प्रतिबंध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्तार, परिहापण, उपभोग, परिवर्तन और अपहार ये सम्मिलित हैं। ये कौटिल्य के अनुसार राजकोष के क्षय के प्रमुख मार्ग हैं।
इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए कौटिल्य ने कोश को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है।